गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने करी, और फिर हमने ये स्टार्ट किया कि कोशिका जो है वो मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बनी है। पहली हो गई कोशिका झिल्ली, दूसरा आ जाता है जीव द्रव्य, और तीसरी चीज़ आती है केंद्रक। कोशिका झिल्ली के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या है? केंद्रक कोशिका के मध्य में पाया जाने वाला एक कोशिकांग है। कोशिकांग से अलग चीज़ है ये वो भाग है जो कि हमारे आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाने का कार्य करता है। जब हम कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी में देखने की कोशिश करते हैं तो उस समय हम कुछ कलरफुल मटेरियल्स का यूज़ करते हैं कोशिका को रंगने के लिए, जैसे कि आयोडीन विलयन। जब हम आयोडीन विलयन में कोशिका को रंगते हैं तो उस समय हमें डार्क कलर का एक राउंड सा स्ट्रक्चर कोशिका के बीच में दिखाई देता है जो कहलाता है केंद्रक। कोशिका को रंगने के लिए आयोडीन विलयन के स्थान पर हम सेफ्रिनिन या मिथाइलिन ब्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब केंद्रक का स्ट्रक्चर कैसा होता है? केंद्रक हमें पता है, 8th क्लास में हमने पढ़ा कि जंतु कोशिकाओं में वो कोशिका के मध्य में और पादप कोशिकाओं में वो कोशिका के साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है। केंद्रक जो है वो एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है जिसमें झिल्ली के बीच बीच में थोड़े थोड़े से रिक्त स्थान हैं। ये रिक्त स्थान जो हैं ये कोश केंद्रक के में से चीज़ों को, पदार्थों को बाहर आने जाने के लिए हेल्प करते हैं। ये दोहरी झिल्ली वाली संरचना, इसके अंदर ये पूरा जो केंद्र, ये जो मटेरियल है इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन नेटवर्क। इसके अलावा यहाँ पर लिक्विड मटेरियल होता है जो कि कोश केंद्रक का केंद्रक द्रव्य है। इसके अलावा एक छोटी सी राउंडेड संरचना और है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। ये है केंद्रक का आवरण और इसकी सतह पर छोटी छोटी सी संरचनाएं चिपकी होती हैं जो कि हैं हमारी कोशिका का एक मुख्य कोशिकांग जो कहलाते हैं राइबोसोम्स। ठीक है। तो ये केंद्रक की संरचना है। अब इस केंद्रक में ये जो चीज़ है ये कहलाता है क्रोमेटिन जाल। जब भी कोशिका विभाजित होना शुरू होती है, नॉर्मल अवस्था में जब कोशिका वृद्धि कर रही है तो ये उलझे हुए धागे के गुच्छे के रूप में केंद्रक के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही कोशिका विभाजन शुरू करती है उस समय ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है, ये जो क्रोमेटिन जाल जो है, ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक शेप में बदल जाता है और उस समय हम इसे कहते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। तो वो क्रोमोसोम किस तरीके के दिखाई देते हैं? वो क्रोमोसोम जो है वो इस तरीके के दिखाई देते हैं। ये है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम में केंद्रक तब बदलता है कि क्रोमेटिन नेटवर्क तब बदलता है जब कोशिका विभाजन शुरू करती है। इस समय ये जो हमारे केंद्रक हैं, केंद्रक के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स हैं इन्हें तब हम कहते हैं क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र। ये जो गुणसूत्र हैं ये हर एक जीव में, चाहे वो पौधे हों चाहे वो मनुष्य हों, उनमें एक निश्चित मात्रा में, निश्चित संख्या में पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र जो हैं ये वो चीज़ें हैं जो कि आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी लेके जाने का काम करती हैं। हमें जो गुण हमारे माता पिता से मिले हैं वो इन्हीं के द्वारा हमारे तक पहुँचे हैं। ये गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन के, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए क्या चीज़ है? डीएनए मुख्यतः आनुवांशिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को लेकर जाने का कार्य करता है। अब इस डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, या इसको हिंदी में लिखें तो डीऑक्सी राइबो
न्यूक्लिक अम्ल। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को लेके जाने का कार्य करता है। डीएनए जो है, डीएनए की भी एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। पूरा डीएनए गुणसूत्र जो है ये डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। ये पूरे डीएनए की भी जो कार्यात्मक इकाई है उसे कहा जाता है जीन। डीएनए की कार्यात्मक इकाई या डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट है, डीएनए में बहुत छोटे छोटे जीन्स होते हैं। ये जो जीन्स होते हैं ये वो चीज़ हैं जो कि हमारे लक्षणों को नियंत्रित करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाने का कार्य करते हैं। तो केंद्रक जो है ये एक मुख्य स्ट्रक्चर है जो कि हमारे लक्षणों को आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से बच्चों में, उनसे उनके आगे बच्चों में लेके जाने का कार्य करता है, क्योंकि इसमें ये क्रोमेटिन जाल है। बट हमें ये याद रखना है कि जो गुणसूत्र होते हैं ये गुणसूत्र जब तभी प्रकट होते हैं जब कोशिका विभाजित होने लगती है। जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उस समय ये गुणसूत्र जो हैं वो क्रोमेटिन जाल के रूप में, उलझे हुए धागे के रूप में सेल के अंदर न्यूक्लियस में, केंद्रक में उपस्थित होता है। अब केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर भी कोशिकाओं को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कुछ कैटेगरीज, कुछ जीव ऐसे हैं जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक ऐसा जीव है जिसमें जो केंद्रक है वो इस तरीके का नहीं होता, उसमें दोहरी केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, उसके अंदर इतना निश्चित संख्या में गुणसूत्र नहीं पाए जाते। ठीक है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें एक वेल डेवलप्ड, एक निश्चित केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक नहीं होता। जो क्रोमोसोम मटेरियल है उसमें वो इस तरीके से खुला कोशिका द्रव्य में पड़ा हुआ रहता है। ये बैक्टीरिया की कोशिका है। बैक्टीरिया में जो ये कोशिका द्रव्य है और इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है, ये जो क्रोमेटिन जो गुणसूत्र हैं वो इस तरीके से खुले पड़े होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित केंद्रक आवरण से घिरे हुए, केंद्रक झिल्ली से घिरे हुए केंद्रक की अनुपस्थिति होती है तो इस प्रकार के जीवों को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। इस प्रकार की कोशिकाओं को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं हैं जिनमें कि एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड केंद्रक नहीं पाया जाता। इनमें केंद्रक की तरह केंद्रक जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, गुणसूत्र निश्चित संख्या में बहुत सारे नहीं होते, केवल एक या दो गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि इस तरीके से इस कोशिका द्रव्य में ही बिखरे पड़े होते हैं। जबकि जो बाकी कोशिकाएं हैं, चाहे वो पादप कोशिका है या जंतु कोशिका, उसमें एक वेल डेवलप्ड हमारे पास केंद्रक है जो कि दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। इस दोहरी झिल्ली से घिरे हुए केंद्रक के अंदर हमारा आनुवांशिक पदार्थ है जिसे कि हम क्रोमेटिन नेटवर्क कह रहे हैं। इसके अंदर एक केंद्रिका है, यहाँ पे केंद्रक द्रव्य है। इसके अलावा बाहर अलग अलग तरीके के हमारे पास कोशिकांग भी पाए जा रहे हैं जैसे कि गोल्जी बॉडी, जैसे कि अंतःद्रव्यी जालिका या राइबोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक या और भी रिक्तिकाएं। ये सारी संरचनाएं जो हैं एक यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर ये है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ एक निश्चित केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नाम की चीज़ नहीं होती है और इस संरचना को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसे न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं कहकर इसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। हमारी बुक में भी हमारे पास बैक्टीरिया का चित्र है। इस बैक्टीरिया के चित्र को आप देखिए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर हमारे पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, प्लाज्मा झिल्ली है, राइबोसोम है, कोशिका भित्ति है और इस न्यूक्लियोइड को जो इसमें नहीं है इसे कोशिका काय कहा जाता है। कोशिकाएं या न्यूक्लियोइड जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये हुआ केंद्रक के बारे में।
ठीक है। तो केंद्रक के बारे में हमने यही चीज़ जाननी है कि केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिका मटेरियल है जो कि कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जीव द्रव्य में पाया जाता है। दोहरी झिल्ली है, दोहरी झिल्ली की बाहरी सतह पर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इस दोहरी झिल्ली को केंद्रक आवरण कहते हैं। अंदर जो एक उलझा हुआ जाल है वो क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन नेटवर्क कहलाता है। जब कोशिका विभाजित होने लगती है तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो गुणसूत्रों में या क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। ये क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। डीएनए की कार्यात्मक इकाई होती है जीन। डीएनए हमारा मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ है जिसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यही वो चीज़ है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को एक से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है, ट्रांसफर करता है। केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें कि एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य अंतरों में पहला अंतर यही है कि इनमें केंद्रकीय क्षेत्र वेल डिफाइंड नहीं होता प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रकीय क्षेत्र जो है वो वेल डिफाइंड होता है, दिखाई देता है, चारों ओर से केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। उसके अलावा अगर हम अंतर देखें तो हमें चित्र में अंतर क्लियरली विजिबल है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक क्रोमोसोम्स जो है वो एक ही होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या जो है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है और ज़्यादातर एक से ज़्यादा होती है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई अन्य कोशिकांग नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बहुत सारे अलग अलग कोशिकांग भी पाए जाते हैं जो कि कोशिका के विभिन्न कार्यों को करने में हेल्प करते हैं। तो हमारे पास एक ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर लिखिए। तो सबसे पहली चीज़ जब हम डेफिनेशन देंगे तो हम पहले ही ये बता देंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं जिनमें कि एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, एक बहुत अच्छा बना केंद्रक नहीं उपस्थित होता, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एक वेल डिफाइंड केंद्रक पाया जाता है। इसमें कोशिकांग नहीं होते, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें क्रोमोसोम एक होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनका आकार प्राय छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटी होती हैं साइज में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है जी, तो ये हुआ केंद्रक के बारे में। अब आती है बात तीसरी चीज़, कोशिका का तीसरा मुख्य भाग जो कहलाता है कोशिका द्रव्य। हमें पता है कि कोई भी कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है जो हमने अभी बनाया, ये केंद्रक। ठीक है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर जेली लाइक मटेरियल भरा हुआ है। ये जेली लाइक मटेरियल जो है इसे कहा जाता है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। ठीक है जी, अब ये जो जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य हम इसे कहते हैं, मुख्यतः हम इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य हम इसको कब कहेंगे? ये मुख्यतः कहला रहा है आपका कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर का द्रव्य कहलाता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, जब हम केवल इसकी बात करेंगे, इसमें हम केंद्रक को इंक्लूड नहीं कर रहे, हम कहते हैं कि कोशिका के तीन भाग हैं, पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा केंद्रक और तीसरा कोशिका के अंदर का लिक्विड विच इज़ नोन एज कोशिका द्रव्य। लेकिन अगर हम केंद्रक और कोशिका द्रव्य को अगर हम मिला लें, अगर हम कहें कि कोशिका द्रव्य केंद्रक भी कोशिका द्रव्य के अंदर ही सम्मिलित हो गया, तो इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव्य कहा जाता है। अब ये जो कोशिका द्रव्य है ये एक तरीके का लिक्विड है। ठीक है, ये वो जगह है जिसमें बाकी अन्य कोशिका के अंगक पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य जो है ये कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अंदर से बाहर लाने ले जाने का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार की चीज़ें इस कोशिका द्रव्य में बनती हैं जो कि कोशिका के कार्य में आती हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हमारे पास तीसरा चीज़
कोशिकांग। इस कोशिका द्रव्य के अंदर हमारे पास बहुत सारे कोशिका अंगक पाए जाते हैं। ठीक है जी। कोशिका अंगकों का कार्य क्या है? जैसे हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, स्टमक पेट का काम अलग है, मुंह का काम अलग है, लंग्स का फेफड़ों का काम अलग है। ठीक उसी तरीके से कोशिका अंगकों का काम कोशिका में अलग अलग होता है। तो हमारे पास मुख्यतः विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हैं, जिनमें से हमने मुख्यतः 4 कोशिकांग 5 कोशिकांग यहाँ पर हमने पढ़े हैं। सबसे पहला कोशिकांग जो हम पढ़ेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसे हम लोग कहते हैं अंतःद्रव्यी जालिका। इसे हम लोग कहेंगे अंतःद्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कहेंगे ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर एक झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक बहुत बड़ा जाल है, जो कि कोशिका में केंद्रक के पास पाया जा रहा है। और यहाँ से बहुत सारी झिल्लियाँ जो हैं वो इस तरीके से केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती हैं। एंडोप्लाज्मिक मुख्यतः लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में भी पाई जाती है। ये गोल या आयताकार थैलियों के रूप में भी पाई जाती है, जिन्हें हम पुट्टिकाएं कहते हैं। इन 3 रूपों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अंतःद्रव्यी जालिका पाई जाती है। इन 3 रूपों में अंतःद्रव्यी जालिका पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अंतःद्रव्यी जालिका जो है ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। अगर हम ER को डिवाइड करें, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रव्यी जालिका, तो ये मुख्यतः 2 प्रकार की है। इंग्लिश में हम इसे याद करने के लिए आसानी से बोल देते हैं RER, और दूसरी है SER। RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER, या इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। जबकि RER का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हिंदी में हम इसे कहते हैं चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। अब जो चिकनी है उससे तो हमें पता लग रहा है कि इसकी जो ट्यूब्स हैं, इसकी ट्यूब्स के ऊपर किसी भी तरीके की कोई संरचना नहीं पाई जा रही, तो इनकी बाहरी सतह जो है वो स्मूथ है, चिकनी है। ठीक है, इसलिए ये कहलाती है चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। जबकि जो खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका है, इसकी बाहरी सतह पर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनकी वजह से ये खुरदरी होती है। तो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बाहरी ये जो गोल गोल संरचनाएं पाई जा रही हैं, ये क्या हैं? ये हैं राइबोसोम्स, एक और कोशिका अंगक जिसका मुख्यतः काम होता है प्रोटीन्स का संश्लेषण करना, प्रोटीन बनाना। इनका काम होता है प्रोटीन बनाना, इसलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहते हैं। ठीक है, तो चिकनी और खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका के बीच में अंतर क्या है? जो खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका है, इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, जबकि चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका जो है वो स्मूथ है, उसकी बाहरी सतह पर कुछ नहीं पाया जाता। दूसरा अंतर ये है, क्योंकि खुरदरी जो अंतःद्रव्यी जालिका है, इसकी बाहरी सतह पर क्योंकि राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पर RER का या खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका का काम होता है प्रोटीन बनाना, क्योंकि राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना। तो कोशिका के अंदर RER का काम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से RER का, खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका का काम होता है प्रोटीन्स का संश्लेषण करना। जबकि जो चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका है, इसका मुख्य कार्य होता है वसा का निर्माण करना, या वसा, या जिसे हम लोग कहते हैं लिपिड्स का फॉर्मेशन करना, लिपिड्स का बनाना। तो चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका का काम होता है वसा का निर्माण करना। अब हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्यतः लिपिड्स और प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स से मिलकर बनी होती है। तो ये बनती कैसे है? जो प्रोटीन है वो RER में बन रहे हैं, और जो लिपिड्स हैं वो SER में बन रहे हैं। तो RER में बने प्रोटीन, खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका में बने प्रोटीन और चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका में बने लिपिड्स, ये दोनों मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, या इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में झिल्ली जीवात जनन। झिल्ली जीवात जनन, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमारी बुक में दिया गया है। तो ये हमने याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका से प्रोटीन बनते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतःद्रव्य जालिका से लिपिड्स बनते हैं, और ये प्रोटीन और लिपिड आपस में जुड़कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है झिल्ली जीवात जनन या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर हम कार्यों की बात करें तो एक तो कार्य हमें दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पता चल गया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाती है, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स का फॉर्मेशन करती है। ये दोनों मिलकर प्रोटीन्स और लिपिड्स आपस में मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये नलिकाओं का जाल है तो ये कोशिका के अंदर एक पूरा नेटवर्क, एक कोशिकीय ढांचा, एक हम कह सकते हैं जैसे कोशिका की कंकाल की तरह कार्य करती है, कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके अलावा ये कोशिका से केंद्रक के बीच में और केंद्रक से कोशिका द्रव्य के विद्युत पदार्थों के आवागमन के लिए जो नलिका रूपी ढांचा है ये भी कार्य करता है। मेनली प्रोटीन्स हैं जो कि कोशिका से केंद्रक में और केंद्रक से कोशिका में आते जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। ठीक है जी, कुछ हायर एनिमल्स जो कशेरुकी हैं, कशेरुकी क्या होते हैं ये हम 7 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जिनकी रीढ़ की हड्डी हम लोग नॉर्मल लेते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है, जो कशेरुकी एनिमल्स हैं, उन कशेरुकी एनिमल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम होता है कि टॉक्सिन्स या जो विष या जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करने का, उनका निराविषीकरण करने का, मतलब उनके जहरीले प्रभाव को खत्म करने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुख्य कार्य आ गए। इसके बाद जो दूसरा ऑर्गेनली हमारे पास कोशिका में दूसरा कोशिकांग जो हमारी कोशिका में पाया जाता है वो है गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण। ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी। ये जो गोल्जी बॉडी है इसका नाम गोल्जी बॉडी इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये भी कोशिका में पतली पतली एक दूसरे के समानांतर उपस्थित नलिकाओं के रूप में केंद्रक के पास में पाई जाती हैं। ये नलिकाएं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक व्यवस्थित हैं। ये भी नलिकाओं गोलों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी का मुख्य काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीज़ें बनी हैं उन चीज़ों को पैकिंग करना, उन चीज़ों को पैक करने का काम जो है वो गोल्जी बॉडी का होता है। आपको मैं कोशिका के चित्र में, जंतु कोशिका के चित्र में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गोल्जी बॉडी है हमारे पास। ठीक है, ये भी केंद्रक के नज़दीक ही है। ये देखिए नलिकाओं के रूप में एक दूसरे के ऊपर समानांतर सतहों के रूप में उपस्थित है। ये गोल गोल पुट्टिकाएं भी गोल्जी बॉडी ही हैं। ठीक है, और ये रहा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है अंतःद्रव्य जालिका, ये देखिए ये आपस में जाल जो है फैला हुआ है, ये अंतःद्रव्य जालिका का है। ये देखिए जिसके ऊपर कुछ कुछ राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, इसे बताया गया है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। और यहाँ पर ये जो स्मूथ जालिका है जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं चिपके हुए हैं, ये चिकनी अंतःद्रव्य जालिका है। ठीक है, और ये गोल्जी उपकरण है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, चपटी चपटी पुट्टिकाओं के रूप में एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी हुई हैं। और इसकी डिस्कवरी जो थी ये हमारे सामने की थी कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है जी, गोल्जी उपकरण का मुख्य काम होता है, गोल्जी बॉडी जो है अगर हम कोशिका में देखें तो इस तरीके से समानांतर सतहों के रूप में इस तरीके से ये फैली होती हैं। इस तरीके से ये केंद्रक के नज़दीक उपस्थित होती हैं या गोल गोल पुट्टिकाओं के रूप में, ये गोल्जी बॉडी है। तो इसका पहला काम होता है पैकेजिंग का।
जो भी चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती हैं उनको पैक करके कोशिका के अंदर या बाहर ले जाने का काम जो है वो गोल्जी बॉडी का होता है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी की ये जो गोल गोल पुटिकाएँ हैं, इनके अंदर पदार्थों का संचयन होता है, संग्रहण होता है, उनको फिर चेंज किया जाता है और फिर उनको पैक करते हैं। दूसरा काम होता है गोल्जी बॉडी का कि गोल्जी बॉडी जो है सिंपल शुगर्स को, कई जगह पर सिंपल शुगर्स को, सिंपल शर्करा को ये कॉम्प्लेक्स शुगर में यानी कि जटिल शर्करा में बदल देती हैं। ये भी गोल्जी बॉडी का ही काम होता है। ठीक है, इसके अलावा एक मुख्य ऑर्गेनेली हम अभी और पढ़ेंगे, लाइसोसोम। ठीक है, ये लाइसोसोम का निर्माण जो है, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के अंदर ही होता है। कोशिका विभाजन के समय भी गोल्जी बॉडी जो है वो कोशिका भित्ति बनाने में हेल्प करती है। तो इस प्रकार से ये गोल्जी बॉडी के मुख्य काम हो गए। पहला हो गया पैकेजिंग का, दूसरा हो गया सिंपल शुगर्स को या सिंपल सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने का, तीसरा हो गया लाइसोसोम का निर्माण करना, चौथा हो जाता है कोशिका विभाजन के समय कोशिका भित्ति बनाने में मदद करना। ये भी गोल्जी बॉडी का ही कार्य होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली पे, जो कि नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम्स जो हैं राउंडेड एक झिल्ली से घिरी हुई संरचनाएं हैं। ठीक है, ये कोशिका के अंदर पाई जाती हैं और इनमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स या पाचक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। अब इन एंजाइम्स का कार्य क्या होता है? लाइसोसोम में ये जो पाचक एंजाइम उपस्थित हैं, इन पाचक एंजाइम्स का कार्य होता है कोशिका के अंदर आ रहे अनावश्यक पदार्थों को पचाना, उनको समाप्त कर देना, कोशिका की साफ सफाई करना। ठीक है, कोशिका के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, लाइसोसोम वहाँ जाकर अपने पाचक एंजाइम सिक्रीट करता है उनके ऊपर, और वो अपशिष्ट पदार्थ जो है वो वहाँ से समाप्त हो जाते हैं। कोशिका के अंदर बाहरी जो चीज़ें अगर एंटर करती हैं या कोशिका में कोई पदार्थ टूट फूट जाता है, कोशिका अंग टूट फूट जाते हैं, तो उनको पचाने का कार्य भी लाइसोसोम ही करता है। बाहर से आने वाले बैक्टीरिया आदि का भी पचाने का काम लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम के ये पाचक एंजाइम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। इतने शक्तिशाली होते हैं कि कभी कभी जब कोशिका अपनी प्रॉपर कंडीशन में नहीं होती है या बहुत समय से लाइसोसोम कोशिका स्टार्वेशन में होती है या कोशिका को भोजन नहीं मिल रहा होता है या कोशिका के अंदर टूट फूट अगर ज़्यादा हो जाती है, तो ये जो लाइसोसोम है अपनी ही कोशिका के अंदर फट जाते हैं और इसके जो पाचक एंजाइम्स हैं और बाहर पूरी कोशिका में फैल जाते हैं और पूरी की पूरी कोशिका को डाइजेस्ट कर जाते हैं, पूरी की पूरी कोशिका को पचा जाते हैं। इसलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स या आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहते हैं और क्यों? तो कोशिका में लाइसोसोम नामक कोशिकांग हैं जिन्हें कि आत्मघाती थैलियां कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। जब कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार की चयापचय क्रिया खराब हो जाती हैं, कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या कोशिका के अंदर भोजन बहुत समय तक नहीं पहुंच पाता है, तो लाइसोसोम अपनी ही कोशिका में फट जाते हैं और पूरी की पूरी कोशिका को पचा जाते हैं। इसलिए इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैलियां कहा जाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस या हिंदी में हम इसे कहते हैं कोशिका का बिजली घर। अब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसे है? माइटोकॉन्ड्रिया भी एक दोहरी झिल्ली वाला ऑर्गेनेली है। बाहरी झिल्ली सतत है, जबकि आंतरिक जो झिल्ली होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। इसमें उंगली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई है इस तरीके से।
ये आंतरिक झिल्ली जो है ये पाई जाती है। ठीक है जी। बाहरी झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं जिससे चीज़ें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अंदर की झिल्ली पर कुछ संरचनाएं और पाई जाती हैं जिन्हें हम F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये पूरे ही आंतरिक सतह पर पाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं हम F1 पार्टिकल्स। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका अपने राइबोसोम्स भी होते हैं, राइबोसोम्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए भी उपस्थित होता है। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड अपना खुद का, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए उपस्थित होता है। यहाँ पे अपना डीएनए है, इसके अपने राइबोसोम्स हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इन दोनों की वजह से अपने प्रोटीन्स स्वयं बना पाती है, अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बना पाती है और अपने आप का भी गुणन करके अपनी संख्या बढ़ा सकता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है इन्हें ये वो अंगक हैं जिनका अपना आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, इसलिए इन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, मतलब वो ऑर्गेनेलीज जो अपना स्वतः जनन कर सकते हैं, अपना नंबर जो है वो बढ़ा सकते हैं। दैट इज़ वाई, क्योंकि इनमें अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं, तो ये अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं, इसलिए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहते हैं। अब आती है बात कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या बिजली घर क्यों कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शरीर में जितनी भी ऊर्जा, कोशिका में जितनी भी ऊर्जा बनती है या संग्रहित होती है, वो सारी की सारी ऊर्जा बनना और संग्रहित होना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। ऊर्जा बनती है श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा, तो श्वसन की प्रक्रिया जो है वो हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में बनती, संग्रहित होती है और इसी के रूप में रिलीज़ की जाती है। एटीपी मतलब क्या है? एटीपी का मतलब है एडिनोसिन, ये हमें याद करना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का नाम है। हिंदी में भी इसे यही कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए जो भी ऊर्जा बनती है या जिस भी रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है या ऊर्जा संचित होती है, वो सारी की सारी ऊर्जा का जो भी संग्रहण या निकलना जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित होती है और यहीं से इसी के रूप में भी बाहर निकलती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। ठीक है जी। और क्योंकि इसमें अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होते हैं, तो ये अपने स्वयं कुछ प्रोटीन्स बना सकते हैं, इसलिए इन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली या स्वतः जनन करने वाले ऑर्गेनेलीज भी कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही दोहरी झिल्ली वाले ऑर्गेनेलीज हैं, जिनकी पहली झिल्ली जो है वो सतत है, जिनमें बाहर की तरफ छेद हैं, और आंतरिक झिल्ली में अंदर की तरफ जो हैं वो ये दोहरी झिल्ली है। ठीक है, और अंदर की सतह पर, अंदर कोशिका इसके मैट्रिक्स में, इसका जो अंदर का लिक्विड मटेरियल है वो मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसके मैट्रिक्स में कॉइन के स्टैक्स यानी कि सिक्कों के रूप में एक के ऊपर एक संरचनाएं जो हैं वो पाई जाती हैं, जो आपस में एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई भी होती हैं। ठीक है जी। ये जो संरचनाएं हैं इन्हें कहा जाता है ग्रेना। ठीक है जी। प्लास्टिड्स जो हैं वो हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। पहले जो कलरफुल, इनको हमने 3 कैटेगरीज में मेनली डाल दिया गया है। वैसे ब्रॉडली अगर हम देखें तो 2 कैटेगरीज हैं। 2 कैटेगरीज में पहली कैटेगरीज है कलरफुल प्लास्टिड्स, जो रंगीन प्लास्टिड्स हैं, रंगीन प्लास्टिड्स, और दूसरे हैं कलरलेस प्लास्टिड्स जो कि कहलाते हैं रंगहीन प्लास्टिड्स। जो कलरफुल प्लास्टिड्स हैं उन्हें 2 कैटेगरी में हमने बांटा, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट।
जो रंगहीन प्लास्टिड्स हैं उन्हें कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट्स। क्रोमोप्लास्ट जो हैं इनका कार्य होता है फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर देना। इनमें जो वर्णक पाए जाते हैं वो वर्णक जो हैं वो पौधों में कलर, फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर देने का काम करते हैं। अलग अलग रंग बिरंगे फ्रूट, फ्लावर्स और अलग अलग रंग के फ्रूट्स जो हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ये हम सब सुन चुके हैं पहले भी। पौधे का जितना भी ग्रीन पार्ट है वो ग्रीन इसलिए है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का वर्णक होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल या हरित, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है हरित लवक। ठीक है जी, तो उसमें उपस्थित होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीव्स जो हैं वो ग्रीन होती हैं और जिस वजह से पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये रंगहीन प्लास्टिड्स होते हैं और ये मुख्यतः 3 प्रकार की चीज़ों को स्टोर करते हैं, स्टार्च को, तेल को और प्रोटीन को। ये भी 3 तरीके के होते हैं। इन्हें हम कहते हैं अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। जो अमाइलोप्लास्ट हैं ये संग्रहित करते हैं स्टार्च को, जो एल्यूरोप्लास्ट हैं ये संग्रहित करते हैं प्रोटीन्स को और जो इलियोप्लास्ट हैं ये संग्रहित करते हैं लिपिड या वसा को। ठीक है जी, तो ये कलरलेस प्लास्टिड्स हैं। जैसे आलू है, आलू में अमाइलोप्लास्ट पाया जाता है, उसमें जो प्लास्टिड है वो है ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस है, वाइट से कलर का मटेरियल है तो उसमें स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कलरलेस प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः 3 तरीके के पाए जाते हैं। एक और बात, प्लास्टिड में भी माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह अपना डीएनए और कुछ अपने प्रोटीन्स होते हैं। इनका भी अपना डीएनए और अपने प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए ये भी स्वतः जनन कर सकते हैं, अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहलाते हैं। इनके पास भी अपना आनुवांशिक पदार्थ है। हमारे पास हमारी बुक का क्वेश्चन है कि आप ऐसे 2 अंगकों के नाम बता सकते हैं जिनका अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो पहले आएंगे प्लास्टिड्स और दूसरे आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिनमें कि अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है जी, लास्ट ऑर्गेनेली है हमारा जो हमने पढ़ना है वो है रसधानी, या इन्हें हम लोग कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो रसधानियाँ हैं ये हमने देखा है पादप कोशिका को अगर बनाया जाए तो उनके सेंटर में एक बड़ी वैक्यूल होती है और केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है वो साइड में उपस्थित होता है और ये रसधानी जो है वो बीच में उपस्थित होती है। ठीक है जी, ये पादप कोशिका का मुख्य जो है स्थान घेरती है। रसधानियों का कार्य होता है, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है और ये पादप कोशिका को स्फीति, फुलावट प्रदान करती हैं। ठीक है, और ये कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों का काम होता है बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को संग्रहित करके रखने का। ठीक है, तो वो सारा का सारा पदार्थों का संग्रहण जो है वो रसधानियों में होता है। उन पदार्थों में आप शुगर्स भी हो सकते हैं, शर्करा भी हो सकती हैं, अमीनो अम्ल भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। प्रोटीन्स के अलावा कई कार्बनिक अम्ल भी होते हैं जो कि पौधे की रसधानियों में उपस्थित होते हैं, वहाँ संग्रहित होते हैं। जंतु कोशिकाओं में या तो रसधानियाँ जो हैं वो बहुत कम होती हैं और उनका साइज़ जो है अगर वो होती भी हैं तो वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, इतनी बड़ी नहीं होती जितनी कि पादप कोशिका में होती हैं। अमीबा में हमने देखा था, अमीबा में जब अमीबा भोजन ग्रहण करता है तो भोजन को एक खाद्य धानी में ले लेता है। तो ये जो खाद्य धानी है वो एक प्रकार की रसधानी है जिसमें खाद्य पदार्थ का संग्रहण होता है, उसके बाद उसका पाचन होता है और वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार से रसधानियों का मुख्य कार्य जो होता है वो संग्रहण होता है। बाकी जो वेस्ट मटेरियल का संग्रहण के रूप में, संग्रहण के लिए इम्पॉर्टेंट मटेरियल भी हो सकते हैं और वेस्ट मटेरियल भी हो सकते हैं।
ठीक है जी। इस प्रकार से कोशिका में ये मुख्य कोशिकांग हैं जो पाए जाते हैं। हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहला कोशिकांग हमने पढ़ा ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अंतःद्रव्यी जालिका। उसके बाद दूसरा अंगक हमने पढ़ा गोल्जी बॉडी। तीसरा अंगक जो हमने पढ़ा वो था लाइसोसोम। लाइसोसोम के बाद चौथा अंगक है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमने पढ़े प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड्स के बाद छठे हमने पढ़ी राजधानी या वैक्यूल्स। इसके अलावा एक और अंगक के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके थे, वो थे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स वो कोशिकांग हैं जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक कोशिका की एक अपनी संरचना होती है। उस संरचना में ये अलग अलग कोशिकांग पाए जाते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है, और ये सारे कोशिकांग मिलकर एक कोशिका की उपस्थिति को बनाए रखते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा कोशिका के विभिन्न कार्यों को किया जाता है और जीवों का अस्तित्व जो है वो संभव होता है। इस प्रकार क्योंकि कोशिका ही शरीर के सारे कार्य कर रही है, इसलिए कोशिकाओं को सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कोशिकांग खत्म हुए। एक नया टॉपिक हमारी NCERT बुक्स में लास्ट ईयर ऐड हुआ था, जिसे हम कहते हैं कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन, देखो कोशिका विभाजन का मतलब है कोशिका का टूटना दो भागों में। कोशिका विभाजन जो है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक है समसूत्री विभाजन और एक है अर्धसूत्री विभाजन। अब इसको, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो इसको मैं आपको मोटे तौर पे बता देती हूँ। कोशिका विभाजन के समय पर हमने पढ़ा कि कोशिका के अंदर जो भी क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो निश्चित गुणसूत्रों में बदल जाता है, क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है जी। ये समसूत्री विभाजन में होता है। एक कोशिका से दो नई डॉटर सेल्स बनती हैं, दो नई पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या, दो नई पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है। ये मातृ कोशिका है, मातृ कोशिका या मदर सेल जिसे हम लोग कह रहे हैं, और ये आपके आगे पुत्री कोशिकाएं या डॉटर सेल। तो जो समसूत्री विभाजन है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं माइटोसिस, माइटोसिस में एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, और अगर इस कोशिका में आपके पास 4 या 2 गुणसूत्र हैं मान लीजिए, तो जो 2 डॉटर सेल्स बनी, दोनों डॉटर सेल्स में 2 गुणसूत्र पाए जाएंगे, ठीक है जी। ये तो होता है समसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप्स में होता है, इसको कहते हैं मियोसिस। ये 2 पार्ट्स में होता है, मियोसिस 1, उसमें 1 से 2 बनती हैं, ठीक है, और फिर इनसे यानी कि टोटल एक कोशिका से अल्टीमेटली 4 कोशिकाएं बनती हैं, ये होता है मियोसिस 2। तो अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से बनती हैं 4 डॉटर सेल्स, और चारों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी होती है। मान लीजिए इस कोशिका में हमारे पास 2 गुणसूत्र हैं, तो ये जो 4 कोशिकाएं बनेंगी, इन चारों में गुणसूत्रों की संख्या 1-1 होगी। ये मुख्य अंतर है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में, कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं, अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में मातृ कोशिका के बराबर होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो पुत्री कोशिकाओं में मातृ कोशिका से आधी होती है, ठीक है जी। ये आपके पास डायग्राम है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन का। ये देखिए, ये समसूत्री विभाजन है, यहाँ पर हमारे पास एक मातृ कोशिका है और उस मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं, और यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या हम गिने तो 4 यहाँ पर थे, 4-4 दोनों में हैं, ठीक है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में देखिए
2 स्टेप्स में हुआ, ठीक है। पहले स्टेप में 1 से 2 बनी और अगले स्टेप्स में 2 से और 4, यानी कि अल्टीमेटली एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है जी। और चारों संतति कोशिकाएं या पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है। यहाँ पर अगर 4 गुणसूत्र हैं तो यहाँ पर केवल 2-2 ही होंगे हर कोशिका में। तो ये कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन। जो समसूत्री विभाजन है वो होता है हमारे शरीर की नॉर्मल कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं में, ठीक है जी। कायिक कोशिकाएं यानी कि हमारे शरीर की वो कोशिकाएं जिनके द्वारा जनन की प्रक्रिया नहीं होती, रिप्रोडक्शन नहीं होता, जबकि अर्धसूत्री विभाजन होता है हमारी जनक कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, जहाँ पे कि युग्मकों का यानी कि शुक्राणुओं और अंड का निर्माण होता है। उन कोशिकाओं में विभाजन जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। होता कैसे है डिटेल में ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।